बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 13 दैट इज़ अबाउट महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट. Prior to this several times we have studied about this topic and we have seen the ideals of national movement and before this chapter we have seen how the first revolt was done in 1857. So in this particular chapter we will focus on the entry of Mahatma Gandhi in national movement and how he influence each and every mass of the people, whether rich or poor. Everyone was inspired with his ideas. So everything we are going to discuss in the chapter, a leader announces himself. अब how he became the leader, महात्मा गांधी जी ने कैसे अपने जो thoughts थे वो express किए, because he is properly known with this ideology of सत्याग्रह and सत्याग्रह का जो basic weapon है that is the non-violence. So everything we will discuss in the chapter. So Gandhi ji came back from South Africa in January 1950. January 1950 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए. He went there to become lawyer. पढ़ने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका and he was lawyer there. और वहाँ भी उन्होंने क्या किया था, जो डिप्रेस क्लास लोग थे वहाँ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था काले और गोरों के बीच में. तो गांधी जी ने क्या किया था, उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वॉइस रेज की थी एंड ही लेड द मूवमेंट देयर ऑल्सो. वहाँ भी उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था एंड ही बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन दैट टेरिटरी. अब जब वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ की जो टेरिटरी थी, वहाँ के जो लोग थे, इंडियन लोग जो थे, उनको लीड किया था. इट मीन्स ही वॉज द पर्सन हु वॉज देयर टू इन्वोक द पीपुल अगेंस्ट द ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करें. इसके लिए उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया. Chandran Devasan mentioned that South Africa made Gandhi ji as Mahatma because ये सब चीज़ें सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, these all weapons he has used there also. तो साउथ अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया. इट मीन्स द चेंज विच वॉज मेड इन महात्मा गांधी दैट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका ओनली वेयर ही वॉज लीडिंग द इंडियन कम्युनिटी, जहाँ पे वो इंडियन कम्युनिटी को लीड कर रहे थे. देन नॉन वायलेंस एज द वेपन ऑफ सत्याग्रह. उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंस को सत्याग्रह के वेपन के रूप में यूज़ किया. दैट फॉर द सत्याग्रही इज नॉन वायलेंस इज मस्ट इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समवन. So that is the main appropriate weapon of सत्याग्रह. Indian National Congress had its branches in all big cities. अब देखिए जब वो इंडिया आए वापस, महात्मा गांधी जब वो पढ़ने गए साउथ अफ्रीका, when he came back to India, India was little bit different. इंडिया में दो तरह की आइडियोलॉजी जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, मॉडरेट और रेडिकल. रेडिकल जो वॉयलेंस में बिलीव कर रहे थे, वो चाह रहे थे रेडिकल वे में वॉयलेंस को यूज़ करके दे कैन गेट द फ्रीडम. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड इट्स ब्रांचेस इन ऑल बिग सिटीज़. लाल बाल पाल वर द लीडर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. उस समय जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये जो तीन लीडर थे वो उस मूवमेंट के मेन लीडर हुए. एंड दे एडवोकेटेड मिलिटेंट अपोजिशन ऑफ कॉलोनियल रूल. अब क्या हुआ, उन्होंने किस बात का एडवोकेट किया, किस बात को सपोर्ट किया कि मिलिटेंट अपोज किया, मतलब शस्त्रों से, वेपन से, वॉयलेंस का यूज़ करके हमें अपोज करना चाहिए कॉलोनियल रूल को, ये कहा वहाँ के लोगों ने. बट सम लीडर्स वर मॉडरेट, पर कुछ लीडर जो थे वो मॉडरेट भी थे, जिनको कहते हैं उदारवादी विचारों वाले, दोज वर नॉट बिलीविंग इन द वॉयलेंस. और उनमें एक नाम था गोपाल कृष्ण गोखले का. फाइन. सो गांधी जी एक्नॉलेज गोपाल कृष्ण गोखले एज हिज पॉलिटिकल मेंटर, क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका से आए तो किस आइडियोलॉजी को लेके आए थे, सत्याग्रह को, जो कि नॉन वॉयलेंस पे बेस्ड था. और जब वो इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने इंडिया आके देखा कि द थिंग्स आर डिफरेंट. जैसे वो इंडिया से गए थे, इंडिया इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया, उससे टोटली डिफरेंट है. तो अब उस डिफरेंट इंडिया को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे वहाँ की आइडियोलॉजीज़ में चेंज लाएंगे, इसको लेकर उन्होंने क्या किया कि व्हेन ही केम टू इंडिया, तो जो लीडर मॉडरेट थे उनमें एक का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले. गांधी जी ने उनको अपना मेंटर बनाया. हिज पॉलिटिकल मेंटर वॉज गोपाल कृष्ण गोखले. तो जब उन्होंने मेंटर बनाया तो ही वॉज गिविंग द एडवाइस
and he was just telling him how to do the things. तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि फर्स्ट यू नीड टू विजिट इंडिया, आप इंडिया को देखो और ब्रिटिश रूल किस तरह से ऑप्रेस कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है इंडियंस को, उसके बारे में आप जानो। सो जब तक आप एक्चुअल कंडीशन को, परिस्थितियों को नहीं जानेंगे, till then you will not be able to understand the fact about India. So this was said by Gopal Krishna Gokhale to Gandhi ji. Gokhale advised him to spend a year in visiting across British India. कि एक साल, a year you need to spend in knowing about the British India. कि आप उस एक साल में ब्रिटिश इंडिया के बारे में जानो, and then you need to do the things in the favor of Indians. Gandhi ji appeared फर्स्ट टाइम इन पब्लिक एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब गांधी जी ने क्या किया कि गोपाल कृष्ण गोखले के एडवाइस पे ही जस्ट विजिटेड द इंडिया, और उसके लिए उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिली, और पहली अपॉर्चुनिटी मिली उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिली। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग का समय था, और उसके लिए उनको क्यों इनवाइट किया गया? उन्हें इनवाइट इसलिए किया गया कि वो उस समय साउथ अफ्रीका से आए थे, एंड ही वॉज वर्किंग एज अ लॉयर देयर फॉर दैट प्रोमिनेंट पोजीशन। ही वॉज इन्वाइटेड ऑन द बिहाफ ऑफ हिज वर्क एट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने इन्फ्लुएंसिव वर्क किया, उस बिहाफ पर उनको वहाँ पे इन्वाइट किया गया। सो वहाँ पे जो उन्होंने अपना इम्प्रेसिव लेक्चर दिया, so that was the first lecture of Mahatma Gandhi, and what he said, उन्होंने टारगेट किया एलिट क्लास को कि जो अपनी एफिशिएंसी को, अपने एफर्ट्स को नहीं शो कर रहा है फॉर द इंडिपेंडेंस, एंड ही वॉज वेरी मच लाइक अनॉयड टू सी, डिस्टर्ब टू सी कि वहाँ पे जो बैठने वाले लोग थे वो नोबल्स थे, एलिट थे, उसमें वो मास कहाँ हैं, वो पुअर लोग कहाँ हैं, जो इंडिया का मास पार्ट है, मेन पार्ट है। सो चार्ज इंडियन एलीट ग्रुप टू फॉर नॉट केयरिंग अबाउट लेबरिंग पुअर, उनको चार्ज किया कि वो लेबरिंग पुअर के लिए केयर नहीं कर रहे हैं। ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज अ गॉर्जियस शो, एक बहुत ग्रांड ओपनिंग थी, बट उस ओपनिंग में वो मास नहीं था जिसके लिए हमें स्ट्रगल करना था, जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, जो ऑप्रेस थे। सो चार्ज एलिट ग्रुप फॉर नॉट फॉर केयरिंग अबाउट द लेबरिंग पुअर, उन्होंने कहा कि एलिट क्लास को कि आप लेबरिंग पुअर को इग्नोर कर रहे हैं। भाई दे आर द पीपुल, दोज हु आर देयर, दोज हु आर टॉयलिंग फॉर अस, एंड वी आर इग्नोरिंग दैम। पढ़े लिखे होने के नाते, हाई क्लास होने के नाते, इट्स आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दैम। देन प्रेजेंस ऑफ रिचेस एंड एब्सेंस ऑफ पुअर वॉज सीन देयर, जहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो रिच लोग थे वो तो बहुत सारे थे, और जो पुअर थे वो थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन से, उस यूनिवर्सिटी से, उस एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता, क्योंकि वो उन तक पहुँचा ही नहीं है। तो पहुँचाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। वी आर द सोर्सेज। दैट्स वाई गांधी जी जस्ट चार्ज द एलीट क्लास कि आप लोग उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, दोज हु आर द पुअर वन, दोज हु आर द नीडी वंस। इंडियन नेशनलिस्ट शुड बी प्रॉपरली रिप्रेजेंट द इंडियन पीपुल एज द होल। अगर हम नेशनल्स की बात करते हैं तो उसमें सारे लोग आने चाहिए। दांडी मार्च क्यों किया गांधी जी ने? जो रास्ते में, जिन रास्ते से चल रहे हैं, वहाँ लोग देखें कि व्हाट इज़ हैपनिंग। They must be aware about their rights. They must be aware about themselves कि what how much oppressed era is that। तो उसको रियलाइज कराने के लिए जब तक उन लोगों तक वो बात नहीं पहुँची कि रेवोल्यूशन की जो मोस्ट डिजर्विंग है, जिनको फ्रीडम मिलना ही है, then it will not be a successful movement। That's why गांधी जी said कि the Indian national जो मूवमेंट होना चाहिए should properly represent the Indian people as the whole। सारे इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट करें, किसी एक हैंडफुल रिचेस को या हैंडफुल जो पुअर वंस हैं उनको प्रेजेंट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि आज हमने बात करी गांधी जी की एंट्री जो पॉलिटिकल लीडर के रूप में कैसे हुई। वो कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए, जनवरी 1915 में आए, एंड बिकेम ए लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिटी देयर। वहाँ पे वो इंडियन कम्युनिटी के लीडर थे। सो ही वॉज हैविंग दैट इम्प्रेशन, बट व्हेन ही केम टू इंडिया, सो इंडिया वॉज नॉट दैट इंडिया विच ही हैज़ लेफ्ट अर्लियर। जिस इंडिया को छोड़ा था, इंडिया उससे अलग था।
अब गांधी जी को महात्मा किसने कहा? चंद्रन देवसासन ने कहा, और कहा कि साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया, नॉन वायलेंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फॉर दैट ही वॉज कॉल्ड महात्मा। बट वेन ही केम हेयर देयर वॉज अ 2 पार्ट्स ऑफ द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो टाउन्स तक, सिटीज तक स्प्रेड हुई थी, उसके 2 पार्ट थे, मॉडरेट्स एंड रेडिकल। रेडिकल जो कि वेपन्स में, वॉयलेंस में बिलीव करके चेंज चाह रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, दे वर द लीडर्स हु वर कॉल्ड रेडिकल्स। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि मॉडरेट थे। गांधी जी ने कहा कि ही जस्ट वांटेड टू मेक गोपाल कृष्ण गोखले एज इज पॉलिटिकल मेंटर। गोखले ने उन्हें एडवाइस किया कि आप 1 साल, फॉर 1 year यू हैव टू विजिट इंडिया टू नो अबाउट द ब्रिटिश रूल। And when there was the incident of the inauguration of Banaras Hindu University, Gandhi ji was invited. And why he was invited? Because of his position as he came back from the South Africa as a lawyer. So when he addressed the people, he just expressed that the rich ones should take care of the poor ones, and the handful people, those who were there, and the poor one, the masses were not there, so rich one should take the responsibility to make all them equal and to just make all aware about the particular benefits of the freedom. So ऐसा कब होगा? जब हम उन लोगों तक की बात करेंगे जो कि पुअर वन है, जो नीडी वन है। सो उन्होंने क्या कहा कि इंडियन नेशनल शुड प्रॉपरली रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल एज अ होल। एक साथ सारे इंडियन लोगों को प्रेजेंट करने वाला इंडियन नेशनलिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक रिच क्लास या एलिट क्लास आ गया। सो मास तक लोग पहुँचे, मास तक पहुँचने के लिए वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स फॉर द सेम। दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। फॉर दैट वन ही स्टार्टेड टू वर्क बियॉन्ड। उसके बाद उन्होंने उसके लिए वर्क करना स्टार्ट किया, और बहुत सारे जो मूवमेंट्स हुए उनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब दोबारा उनको रिवाइज करेंगे। So this was the ideology of Mahatma Gandhi. Earlier we have studied this topic in the political science. Now we are studying this topic in the history. As a part of history, how the national movement came into being, we are going to study about it. So do read the chapter from the book. This is the first point of your book. You have to read from the NCERT. That is of course essential for you, so that you can solve any sort of question, short question, long question. Every question you can solve only by reading the book. And these are the main points of the topic which we have discussed in the class. Rest, whatever things are remaining, we will discuss in the class when we will have the live class. So this was the topic of the day. Do revise and don't forget to read from NCERT. Thank you so much.